कुमार विश्वास जी, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में रहता है वो जानना चाहूँगी, आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक तात्कालिक आंदोलन से उपजा हुआ समूह है आपकी पार्टी। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। जी। वो सरकार और जनता के बीच में संवाद का मंच था। ब्रिटिश सरकार बात नहीं सुनती थी, कुछ लोगों ने एक मंच बनाया, एओह्यूम उसमें सरकार की ओर से थे और कुछ लोग अलग से थे। फिर सरकार से कन्फ्रंटेशन होता रहा, सरकार ने बात मानी ही नहीं। बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई और आज़ादी के बाद तो वो एस्टैब्लिश पार्टी हो गई। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी एक मंच बनाया अन्ना हजारे जी और साथियों ने मिलकर, एक आंदोलन बनाया सरकार से संवाद के लिए, राजनीतिक पार्टियों से संवाद के लिए। राजनीतिक पार्टियों ने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कानून तो नहीं बनाएंगे। भाई कानून तो विधानसभा लोकसभा में बनेगा, तुम्हारी औकात हो तो लड़के आ जाओ, जीत जाओ। तो हमने बना दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि ये सत्ता सुख भोगने के बाद आंदोलनों की भाषा भूल गई है। अब सदन के अंदर खड़े होकर कपिल सिब्बल कहते हैं कि बाहरी आदमी कोई नहीं बताएगा कि कानून क्या बने। अब सदन के अंदर खड़े होकर भाषण देते हुए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली कहते हैं कि बाहर के लोग कैसे बताएंगे कि लोकायुक्त बने कि नहीं बने, ये राज्यों के संघीय ढांचे पर प्रहार है। तो दुर्भाग्य ये हुआ कि ये अब सत्ता का स्वाद इतना लग गया है कि ये जनता की भाषा भूल गए। तो हम तो अब भी मान रहे हैं कि हम एक राजनीतिक आंदोलन है। और मैं आपके चैनल पर पहली बार कह रहा हूं, किसी भी चैनल पर 5 कानून मांगने के लिए अन्ना हजारे बैठे थे। अन्ना हजारे का नाम है कृष्ण बाबू राव हजारे, किशन, वो भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही हैं और इसी इंद्रप्रस्थ में बैठे थे। इन्हीं अहंकारी कौरवों से हम 5 गांव मांग रहे हैं। पहला जन लोकपाल था जिस पर आंदोलन हुआ, दूसरा राइट टू रिजेक्ट, तीसरा राइट टू रिकॉल, फिर ग्राम स्वराज का बिल और फिर एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पहले पर ही झगड़ा हो गया और इन दुर्योधन ने कहा कि सूच्यग्रम न युधास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के, बिना लड़े, बिना इलेक्शन लड़े हम तुम्हें सुई के नोक के बराबर कानून नहीं देंगे। तो इंद्रप्रस्थ में पाला खिंच गया है। नवंबर में निर्णय हो जाएगा, जैसा जनता चाहेगी, जैसा देश चाहेगा, जैसा लोग चाहेंगे कि भाई अगर इनके हाथ में होनी है, इन्हीं कौरवों के हाथ में दिल्ली, तो इनके हाथ में रहेगी, हम मान लेंगे। और नहीं तो पांडवों के हाथ में जानी है तो पांडवों के हाथ। चलिए, कौरव पांडव की बात हम कर रहे हैं। आप ही की बात से, आप ही के जवाब से एक सवाल मुझे बनाया। आपने कहा कि संवाद स्थापित करने के लिए, राजनेताओं से, सरकार से संवाद स्थापित करने के लिए आप लोग अन्ना हजारे जैसे बड़े नेताओं को आप सामने लेकर के आए। आपने तो सरकार से संवाद स्थापित कर लिया, लेकिन आपकी पार्टी का ही संवाद जो है अन्ना से टूट गया इतनी जल्दी। नहीं, देखिए, अन्ना हजारे से सबका संवाद है, लगातार उनसे बातचीत होती है। लेकिन अन्ना हजारे जी ने, किरण बेदी जी ने, हमारे 2 वरिष्ठ साथियों ने, संतोष हेगड़े जी ने ये रास्ता सुझाया। आप सबको याद है कि जनरल वीके सिंह आए और जनरल वीके सिंह ने अनशनरत हमारे अनशनकारियों को, अन्ना हजारे जी को, अरविंद केजरीवाल को कहा कि इन राजनीतिक दलों के लिए भूखे मरने से कोई स्थिति नहीं है, उठिए और एक राजनीतिक दल बनाइए। उन्हीं वीके सिंह जी ने पानी और नारियल पानी अरविंद को पिलाया और कहा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तुम्हारा उपचार नहीं है। यहीं से बात शुरू हुई। बाद में 2 महीने का जब अंतराल आ गया तो अन्ना के मन में यह आ गया कि राजनीति बहुत गंदी है, वहां जाने पर आदमी को कीचड़ लग जाएगा। पर मुझे आश्चर्य होता है इस देश के बुद्धिजीवियों पर, कई बार मीडिया कर्मियों पर। वो राजनीति में अतीक अहमद को स्वीकार करने को तैयार हैं, वो राजनीति में फूलन देवी को स्वीकार करने को तैयार हैं, वो राजनीति में दक्षिण से आते हुए नाचते गाते अचानक हीरो से नेता बन जाने वाले चिरंजीवी को तैयार हैं, वो राजनीति में खुशबू को देखना चाहते हैं, वो राजनीति में जया भादुड़ी को देखना चाहते हैं, वो राजनीति में सचिन तेंदुलकर को लाना चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 1992-96 से कमिश्नर की नौकरी करते हुए इस देश की समस्याओं से लगातार जूझ रहा है, अगर वो अरविंद केजरीवाल कहता है कि भाई या तो कानून बना दो या फिर जीतने दो आम आदमी को, खुद बना दो, कहते हैं देखिए राजनीति होगी। तो राजनीति के प्रति जो एक निगेटिविटी है इन पवित्र सदनों में, जहां सरदार पटेल, जहां अटल बिहारी वाजपेयी, जहां लाल बहादुर शास्त्री, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे हैं, अगर वहां कनीमोजी, कलमाडी और लालू यादव जैसे विदूषक बैठ गए हैं, चोर बैठ गए हैं, तो इसका शुद्धिकरण कौन करेगा? मेरे घर में जो बलिदान हुआ है, इसके लिए आप मीडिया को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। आपने देखा होगा जिस वक्त आपका ये आंदोलन चल रहा था, जब अन्ना हजारे के शुरुआती दिन थे, इस खास तौर से इस आंदोलन को लेकर के, तो मीडिया ने उनको कितना बड़ा फिगर बना करके पोर्ट्रे किया था, ये बात सच है। कई पॉलिटिशियन से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा कि मीडिया ने जिस तरीके से अन्ना हजारे का सपोर्ट किया, आप जो है किसी एक व्यक्ति को कैसे गांधी से आगे बनाकर दिखा देते हैं, और आपने दिखाया और ये मीडिया की भूल थी और आपने अन्ना हजारे को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। लेकिन जहां तक बात आपके टीम की आती है, मैं एक बात ऐड कर देता हूं, जब भी आपसे कभी कोई नेता ऐसी बात कहे, राहुल गांधी जी भट्टा पार्सल गए थे अन्ना के आंदोलन से बहुत पहले जी, उनके साथ 22 ओबी वैन गई थी और सब जगह वो लाइव थे। देश ने उन्हें तो नहीं देखा, देश ने उन्हें तो जानना नहीं चाहा। अन्ना हजारे का आंदोलन अगर मीडिया ने उठाया, मैं आज की बात कर रहा हूं, जब मीडिया कहता है हम तटस्थ हैं, हम तो भाई आप भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, भाजपा भी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो तटस्थ हैं। तो मेरा ये प्रश्न है, आप तटस्थ कैसे रह सकते हैं? देश में 2 तरह के संवाद हैं, एक जो भ्रष्टाचारियों के साथ है और एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप महिला हैं,
हमने एक बात कही कि हम किसी भी ऐसे आदमी को टिकट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे जिस पर महिला उत्पीड़न का केस भी हो, और ये बात जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी दामनी के बाद कही। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई और सबने कहा कि नहीं नहीं हम, क्योंकि सबके यहाँ राघव जी हैं, सबके यहाँ एनडी तिवारी हैं, सबके यहाँ मदेरणा है, सबके यहाँ सिंघवी हैं, सबके यहाँ उस तरह के लोग हैं। लेकिन आपकी बात से ही अगर एक सवाल फिर से निकालूं तो आपने कहा कि 2 महीने वो चर्निंग पीरियड था, उसके बाद इन्हीं लोगों का सुझाव था, जनरल वीके सिंह का था, किरण बेदी का था कि क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी बने। यानी कि सिर्फ 2 महीने में एक देश की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने की अगर रचना या उसके बारे में सोचा गया तो आपको नहीं लगता ये बहुत थोड़ा सा समय था? नहीं, देखिए देश के पास समय कम है, देश के पास बहुत कम, देश की हर चीज लुट चुकी है। आप तो मीडिया में हैं, लगातार आपके पास फाइलें आती हैं, चीजें आती हैं। आप देखिए हमारी सैन्य रक्षाओं को लेकर, हमारी सीमाओं को लेकर, हमारे संसाधनों को लेकर, हम बेल्लारी में, छत्तीसगढ़ में 5000 साल आगे तक का कोयला खा चुके हैं। हम पूरे देश को लगभग बेच चुके हैं। ऐसे समय में अगर जरा भी आप देर करेंगे, हमें यह पता नहीं कि जीत हार क्या होगी। हम तो दिल्ली में विजय के लिए कटिबद्ध हैं, लगे हुए हैं, लेकिन इस देश में एक पारदर्शी राजनीति का प्रारंभ करा। जैसे हमने 3 बातें कही और मैं आपके चैनल पर खुली चुनौती दे रहा हूं कि 70 विधानसभाओं में अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में 3 बातें ढूंढ के ला देंगे मतदान से पहले दिन भी, तो साधना न्यूज मुझे एक फोन कर दे, मैं उस व्यक्ति के टिकट कैंसिल करने की संस्तुति एग्जीक्यूटिव में कर दूंगा। पहली बात, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा हो, कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो, हम उसे टिकट नहीं देंगे। वो भ्रष्टाचार के किसी काम में लिप्त हो, ये बात सिद्ध हो रही हो, हम उसे कोई टिकट नहीं देंगे। उसका महिलाओं के उत्पीड़न में नाम आया हो, हम उसे टिकट नहीं देंगे। हम असेंबली की सीट खाली छोड़ देंगे, पर असेंबली में ऐसे व्यक्ति को नहीं घुसने देंगे जिसने ये 3 अपराध कर रखे हो। ये तीनों बातें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा करके दिखा दें, हम उनके साथ चल देंगे। चलिए, ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी पार्टी उठाती है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार के अलावा कभी किसी और मुद्दे पे बहुत ही ठोस राय आपकी पार्टी की ओर से देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्या केवल देश में भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। 90% काम भ्रष्टाचार की वजह से है। अगर बांग्लादेश की सीमा की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता है तो भ्रष्टाचार की वजह से होता है कि अर्ध सैन्य बलों का मनोबल टूटा हुआ है। जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है बांग्लादेश, तो हम कुछ करते नहीं है, तो अब वो भी घूस लेके लोगों को अंदर आने दे रहे हैं। अगर देश में बैठा हुआ आदमी कोई सुराग बेचता है, चाहे वो माधुरी गुप्ता हो और चाहे वो यासीन भटकल हो जो इस देश में पैदा हुए हैं, तो दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार ही बन रहा है कहीं ना कहीं, देशद्रोह के पीछे भी। लेकिन और भी मुद्दे हैं इस देश में, बड़े मुद्दे हैं। हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, रिजर्वेशन है, उसमें 20 लोग बिठाए और एक मसौदा तैयार कर दिया कि रिजर्वेशन पे ये राय है। क्या ये संभव है? रिजर्वेशन में आने वाली सारी जातियां या उसका विरोध करने वाली सारी जातियां अगर वो बैठ जाएंगी 6 महीने के लिए, तो कम से कम एक निर्णय निकाल पाएंगी। और यही स्वराज की धारणा है। हमारा मानना यह है कि हर चीज पर जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हों, देश के संबंधित पक्षों को एक साथ बैठकर एक राय निकालनी चाहिए, तभी कोई कानून में बदलाव हो, तभी कोई नियम बने। अब दुर्भाग्य है कि 67 साल जिन्होंने राज्य किया है उनसे लोग सवाल नहीं पूछते, लेकिन हमसे उम्मीदें हैं। तो मैं देखता हूं मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर मुझे मेल से, इस पर आपका क्या कहना है, मुजफ्फरनगर पर आपका क्या कहना है, कश्मीर पर आपका क्या कहना है, किश्तवाड़ में तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं इससे इरिटेट नहीं होता। मैं ये मानता हूं कि हमसे वही समझते हैं ये बोलेंगे। इरिटेट होने की नहीं है, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की आलोचना करने भर से भी तो आपकी पार्टी का काम नहीं चलता। नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई वैचारिक अंतर नहीं है। दोनों की विदेश नीति, दोनों की आर्थिक नीति, दोनों की पाकिस्तान नीति, दोनों की अंबानी नीति, अडानी नीति लगभग बराबर है। ये 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके डंडे अलग अलग हैं, झंडे अलग अलग हैं, लेकिन इनका मूल चरित्र एक है। ये दोनों में कोई, देखिए जैसे मैं आपसे धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म की बात दोनों पार्टियां करती हैं। कांग्रेस का सेकुलरिज्म तब कहां जाता है जब बेहद रूप से घृणा करने वाली शिवसेना से वो प्रणब मुखर्जी के मामले में वोट लेने पहुंच जाती है। कांग्रेस का सेकुलरिज्म तब कहां चला जाता है जब उसने केरल में मुस्लिम लीग, जो भयानक सांप्रदायिक संगठन है, उसके साथ सरकार बनाई। कांग्रेस का सेकुलरिज्म तब कहां जाता है जब गृह मंत्रालय और आईबी द्वारा निषेधित सिमी के वकील के रूप में सलमान खुर्शीद काम करते हैं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का जो तथाकथित राष्ट्रवाद है वो तब कहां चला जाता है जब जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन आपकी पार्टी का भी तथाकथित राष्ट्रवाद कहां चला जाता है जब यासीन भटकल का मुद्दा आता है और आपकी पार्टी का कोई स्टैंड सामने नहीं आता? नहीं, देखिए हमारा स्टैंड क्या आएगा। हमने एक वो दे दिया, एक ज्ञापन दे दिया, एक प्रेस रिलीज दे दी। अब यासीन भटकल के किसी भी तरह से कोई साथ हो नहीं सकता, ना हम साथ हैं। कमाल फारूकी ने उनका समर्थन किया, हमने उनकी निंदा की। अब हम ये नहीं कर सकते यासीन भटकल पर लेकर हम सुशील कुमार शिंदे के दरवाजे पर प्रदर्शन करें, क्योंकि हम इन प्रदर्शनों को 3 साल देख चुके हैं, हम लाठियां खा चुके हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। दामिनी पर आप बहस करने बैठे और बहस आप इस बात से उठे कि सेक्स की सहमति की उम्र 16 हो कि 18 हो। जस्टिस वर्मा ने कहा कि एक इसमें क्लॉ लगा दीजिए कि विधानसभा और लोकसभाओं में और संसद सदनों में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना घुस पाए जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा तक हो। लेकिन सारी पार्टियों ने मिलकर वो वाला क्लू हटा दिया और बाकी जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट इंपोज कर दी। और जस्टिस वर्मा को जीवन भर इस बात का दुख रहा। मेरी उनसे अंतिम मुलाकात हुई थी इनकी मृत्यु से पहले। उन्होंने कहा ये कितने शातिर हैं, मैं पहले ही नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन दामिनी को लेकर मैं बन गया कि देश भर में आक्रोश है, और इन्होंने मेरी रिकमेंडेशन नहीं मानी। उन्होंने अपनी जो नाराजगी थी वो प्रेस के सामने भी जाहिर की। तो ये इस तरह मिले हुए, इसलिए हम कांग्रेस, भाजपा और इस पूरी पॉलिटिकल
राजनीति के खिलाफ हैं। हम अब भी कह रहे हैं ये 5 कानून बना दें जो देश मांग रहा है। हम पहली पॉलिटिकल पार्टी होंगे जो चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सरेंडर करके कहेंगे हमें राजनीति नहीं। हमारे देश के लिए कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता कश्मीर पर बहुत सारे उलझाव रखते हैं, यहाँ तक कि कहा गया है कि कश्मीर को देश से जो है अलग कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है नितांत झूठ और एक अफवाह है जिसको बाकायदा भाजपाइयों ने जो भगवान गणेश तक को दूध पिलाने में माहिर हैं, आदमी की तो बात छोड़िए, उन्होंने प्लेस की है। हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं प्रशांत भूषण, जिन्होंने 2G का मुकदमा लड़ा है, जिन्होंने कोयले का मुकदमा लड़ा है, यहाँ तक कि गाय के चराने की भूमि गोचर भूमि तक का मुकदमा लड़ा है, जिसे हरियाणा और गुजरात दोनों खा गए हैं। मोदी जी भी खा गए हैं और उनके यहाँ हुड्डा साहब भी खा गए, दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं वो। उन्होंने एक बार ये कहा था बनारस की एक मीटिंग में कि कश्मीर में एक रेफरेंडम होना चाहिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करके एक मतदान होना चाहिए कि कश्मीर का क्या सॉल्यूशन निकालना है। उन्होंने कहा और उसके 3 दिन बाद एक मीटिंग हुई जिसमें सब लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा प्रशांत भूषण जी की इस राय से हम लोग सहमत नहीं है, प्रशांत भूषण जी की व्यक्तिगत राय है, वो सहमत हो या ना हो हमारा कोई मतलब नहीं। आपकी पार्टी में इतने तो नेता हैं नहीं कि किसी की व्यक्तिगत राय हो, आपकी पार्टी में बड़े गिने चुने नेता हैं। अब उसमें भी अगर कोई एक बड़ा नेता इतनी बड़ी राय रख देता है तो इसको आप व्यक्तिगत राय कह के मत बदलिए। निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत सोच है रेफरेंडम को लेकर, क्योंकि अगर प्रशांत भूषण का फार्मूला माना जाए रेफरेंडम का तो कल राम मंदिर पर रेफरेंडम हो जाए इस देश में, फिर तो लोग कह देंगे तुरंत बनाइए, अल्पसंख्यक साइड में हो जाएंगे तो बन जाएगा क्या। ये तर्क रखा गया तो प्रशांत भूषण ने भी माना, बाकी ने भी माना, और प्रशांत भूषण की वो राय उनकी व्यक्तिगत राय मान ली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो धूर्त हैं, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे के रूप में इनके द्वारा प्रचारित थे, उनके लड़के के चरणों में गिर के सरकार बनाई एनडीए के रूल में, उसी फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बनाई, वो आज कश्मीर पे बात करते हैं। उनका मुंह है। पूरे जिंदगी मेरी माँ छोटे बचपन से जनसंघ को वोट देती थी, दीपक को वोट देती थी मेरी माँ, मेरे पिताजी। वो कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो मैं छोटा था, मैंने पूछा किसने मारा मुखर्जी को, बोले शेख अब्दुल्ला ने मारा। ये सब संघी बोलते थे, सारे आरएसएस के लोग बोलते थे। लेकिन जैसे ही इनकी एनडीए में सरकार आई, इन पे 4 सीट कम पड़ी, ये फारूक अब्दुल्ला के चरणों में लेट गए और कहा कि तुम्हारे लड़के को मंत्री बना देते, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाए थे, पर सरकार बना लीजिए। भूल गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, भूल गए उनका वध। तो ये सब जो राष्ट्रवाद है, फर्जी राष्ट्रवाद, इसका मैं एकमात्र मुखर विरोधी हूं इस दल में इनके लिए जवाब करने के। इसलिए सबसे ज्यादा नाराज अगर मुझसे हैं भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट की बात आप कह रहे हैं कि नहीं होगी, आपकी पार्टी का जुड़ाव आगे नहीं होगा। दिल्ली में अगर कुछ सीटें जीत कर आते हैं आप, तो क्या आप ये कहेंगे कि बीजेपी कांग्रेस किसी के साथ भी आप सरकार नहीं बनाएंगे, उनको कोई समर्थन नहीं देंगे? हम अब भी कह रहे हैं हम किसी को कोई समर्थन नहीं देंगे। हम केवल ये चाह रहे हैं कि जो हमने वादे किए हैं उन्हें इंप्लीमेंट कर दिए, जो 5 कानून है उन्हें इंप्लीमेंट कर दीजिए। समर्थन की बात छोड़िए, मंत्री बनने की बात छोड़िए, हम सरकार में ही नहीं जाएंगे। हम सब विधायक के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे इस्तीफा दिला के पार्टी भंग कर देंगे, पर ये तो करें, जन लोकपाल तो बनाएं। आपको याद होगा उमा भारती ने एक भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी, उनके कुछ कैंडिडेट्स जो है जीत कर आए भी थे उत्तर प्रदेश में 1 या 2। तो जब उन विधायक महोदय की मैं बात कर रही हूँ, जब उनको जीत कर बधाई देने की बात हुई तो उमा भारती सहित कई और पार्टी के बड़े जो नेता थे, संघप्रिय गौतम, ये सब लोग जा रहे थे उनको उस बधाई में, उनके साथ एक कार्यक्रम, काफ़ी बड़ी महफिल सजी थी और उनको धन्यवाद और उनका स्वागत करने जा रहे थे। जब वो रास्ते में पहुंचे तो उनको फ़ोन आया कि अब आप मत आइए क्योंकि वो फलाने भाजपा के साहब जो है बसपा में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरीके के वाकये जो हैं छोटी पार्टियों के साथ बड़े देखने को मिलते हैं। देखिए, हमारे संस्कृत में एक उक्ति है, उसका मतलब यह है कि कठिनाई का आभास लेकर जो काम शुरू नहीं करते वो अधम है। कठिनाई का आभास लेकर जो काम शुरू करते हैं और कठिनाई से डर के आधे में भाग जाते हैं वो मध्यम है, और कठिनाई का आभास लेकर उस चुनौती को स्वीकार कर उसे संपूर्णता में पहुंचाते हैं वो उत्तम है। तो हम उत्तम प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। लोग बिक जाएंगे, टूट जाएंगे, गोली मार दी जाएगी। संतोष कोहली को तो मार दिया। संतोष कोहली लड़ रही थी धिंगान के सामने और 9वीं बार हमला हुआ, राशन एक्टिविस्ट थी। आज सरकार एक विज्ञापन बनाती है जिसमें एक लाला जो है वो गरीबों को राशन नहीं दे रहा है, उसके ऊपर लिखा है सरकारी राशन की दुकान। यानी कि सरकार खुद कह रही है कि हमारी सबसे छोटी यूनिट राशन की दुकान पे चोर बैठा हुआ है। सरकार खुद स्वीकार कर रही है। और उसे राशन कौन दिला रहा है? संतोष कोहली, जो आके कह रही है क्यों रे लाला राशन क्यों नहीं देगा। वही संतोष कोहली जिसे 9 बार हमले हुए, जिसे आरटीआई एक्टिविस्ट का अवार्ड मिला, चैनल्स पे खबर गई, जिसका गाल कट गया, गर्दन पर तलवार मारी गई, वो आखिरी बार मारी गई। तो संतोष कोहली मारी जाएगी, अगली बार कुमार विश्वास मारे जाएंगे, या अरविंद पर हमला हो जाएगा, या मनीष पर हमला हो जाएगा। इसके लिए हम इन चोरों से लड़ना छोड़ दें जो पूरे देश को बेच के स्विस बैंक में भरे हुए हैं। इनसे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पार्टी बचे, आदमी बचे, ना बचे, हारें जीतें, शपथ हो ना हो, हम इनसे लड़ते रहेंगे जब तक कि अपना चरित्र ना सुधार लें या भारतीय राजनीति वहीं ना पहुंच जाए जहां एक छोटी सी रेल दुर्घटना पर लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं। वहां तक पहुंचाएंगे आप पार्टी को? पहुंचाने की जिद है। तो इसके लिए भ्रष्टाचार सहित के अलावा भी कई और मुद्दों पर आपको ध्यान देना होगा। वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं? हमने आरक्षण पर अपना स्टेटमेंट दिया है, हमने कश्मीर पर अपना स्टेटमेंट दिया है,
हमने जातीय हिंसा पर अपना स्टेटमेंट दिया है, हमने प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्टेटमेंट दिया है। हम पहली पार्टी है जिसने आरक्षण के लिए कहा है कि नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम पहली पार्टी है जिसने कहा है कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति आरक्षण के कारण नौकरी ले गया है तो उसके जितने भी आश्रित हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि उसी जाति के अन्य लोगों को मिले। और हम पहली पार्टी जिसने कहा है कि ग्रेजुअली इस जातीय आरक्षण को खत्म करिए धीमे धीमे, और किसी प्रकार से जो कमजोर तबके हैं समाज के, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उन तक आरक्षण लेकर आइए। ये हिम्मत भाजपा जुटा ले, ये हिम्मत कांग्रेस जुटा ले। अभी 2 मिनट परेशान हो जाएंगे कि दलित नाराज हो जाएंगे, कि अगड़े नाराज हो जाएंगे। जो राजनीति इस बात की करते हो, महाअगड़े, महापिछड़े, महादलित, जो ये कॉम्बिनेशन तलाश करते हो, जो दंगों के नाम पर पोलराइजेशन करना चाहते हो, वो हमारी राजनीति को टक्कर दे नहीं सकते, और उन्हें ही आईना दिखाने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। चलिए, 2 व्यक्तिगत सवाल भी हैं कुमार विश्वास जी आपसे जुड़े हुए, हालांकि बहुत व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जवाब जानना चाहूंगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।